आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा नेता नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है। नव्या हरिदास ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कांग्रेस सांसद ने नामांकन पत्र में उनकी और उनके परिवार की संपत्ति का सही ढंग से खुलासा नहीं किया और गलत जानकारी प्रदान की। यह आदर्श आचार संहिता के खिलाफ और भ्रष्ट आचरण के समान है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि हमने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ कल हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की है। इसमें साफ कहा गया है कि नामांकन पत्र गुमराह करने वाले थे। नामांकन पत्र में गांधी और उनके परिवार की संपत्ति जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें छिपाई गयी। नव्या हरिदास ने कहा कि इससे पहले हमने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दी थी, लेकिन इसे उस तरह से नहीं लिया गया जैसी कि उम्मीद थी। वहीं अब इस मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी में होने की संभावना है, क्योंकि हाई कोर्ट 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टी पर रहेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका को पार्टी ने सस्ता प्रचार बताया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले को लेकर नव्या हरिदास पर जमकर हमला बोला और उनकी याचिका को सस्ता प्रचार बताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि याचिका खारिज कर दी जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कहा कि भले ही बीजेपी को याचिका दायर करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि सच्चाई उनके पक्ष में है। उन्होंने ANI से कहा कि बीजेपी के लोगों को ये सब करने का अधिकार है। वे दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ और वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सच्चाई हमारे पक्ष में है। आपको बता दें कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने CPI के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को 4,10,931 वोटों के अंतर से हराया। वहीं भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास 1,09,939 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्वाचन आयोग की संस्थागत शुचिता को नष्ट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की व्यवस्थित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग की निष्ठा को जानबूझकर खत्म किया जाना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए CCTV कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए कागजात या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)A में संशोधन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी संशोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा कि चुनाव संचालन नियमों में मोदी सरकार का दुस्साहसिक संशोधन भारत के निर्वाचन आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की उसकी व्यवस्थित साजिश के तहत किया गया एक और हमला है। इससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस को चयन समिति से हटा दिया था, जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करती है, और अब वे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुनावी जानकारी को रोकने में लगे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और EVM में पारदर्शिता की कमी जैसी चुनाव संबंधी अनियमितताओं के बारे में जब भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, तो उसने इसका तिरस्कारपूर्ण लहजे में जवाब दिया है और कुछ गंभीर शिकायतों को स्वीकार भी नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे यह फिर साबित होता है कि निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक निकाय होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। DMK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को हुई DMK की कार्यकारी समिति की बैठक में बाबा साहेब अम्बेडकर को बदनाम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी निंदा की गई। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक DMK ने एक प्रस्ताव में आरोप लगाया कि शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर के बलिदान को कलंकित किया, जो कि अस्वीकार्य है और भाजपा शासन के तहत संसदीय लोकतंत्र पर थप्पा है। पार्टी ने कहा कि गृह मंत्री की टिप्पणियों से ध्यान भटकाने के लिए संसद के अंदर और बाहर
भाजपा द्वारा किए गए नाटक एक मजाक थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने यानी मोहन भागवत ने कहा कि मस्जिदों की खुदाई से कोई नेता नहीं बन जाता। उन्होंने सही कहा। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, ऐसा होना ही चाहिए। फिर हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सीखना चाहिए। गोधरा के समय अटल जी ने राजधर्म का पालन करने को कहा था। मुसलमानों के घर तोड़ना, निर्दोष लोगों को जेल में डालना राजधर्म नहीं है। राजधर्म वह है जो संविधान में कहा गया है, समान व्यवहार, समान अधिकार। यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इससे उन्हें तकलीफ हो रही है। मोदी जी संविधान सिर पर रखते हैं, संसद में माथा टेकते हैं, लेकिन वे अपनी बात पर अमल नहीं करते। वे कुवैत में सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वे यहाँ लौटेंगे तो वे हिंदुत्व की बात करेंगे। दक्षिण 24 परगना में जम्मू कश्मीर पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ द्वारा संयुक्त अभियान में जावेद मुंशी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके रिमांड की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-मुजाहिदीन का सदस्य होने का संदेहास्पद जावेद मुंशी को 31 दिसंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि ईरान के पास कोई प्रॉक्सी बल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी दिन हमें अपने दुश्मन के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो हमें इसके लिए प्रॉक्सी बलों की जरूरत नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में उन्होंने पश्चिमी देशों पर निशाना साधा और कहा कि वो कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान ने क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी बलों को गंवा दिया है। हमारे पास प्रॉक्सी सेनाएं नहीं हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी देश यमन के हूती विद्रोहियों, फिलिस्तीन के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को ईरान का प्रॉक्सी बल कहते हैं, लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनेई के मुताबिक यमन अपने विश्वास के लिए लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहादी इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी मान्यताएं उनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान कुवैत के प्रधानमंत्री शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी की। आपको बता दें कि दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह अभी तक का 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को ही 2 दिवसीय कुवैत के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। बता दें कि यह 43 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा भी है। दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना ने रविवार को आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लेते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के पीने के पानी की कमी, सीवरों की खस्ता हाल का मुद्दा उठाया। उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते सीवरों का है। अपनी समस्याओं और हृदय विदारक कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की हैं, किसी और प्रदेश या देश की नहीं। राजधानी में लाखों लोगों की बेबसी और दयनीय जीवन को कल फिर से देखना बेहद निराशाजनक और परेशान करने वाला रहा। इन क्षेत्रों में भी अन्य इलाकों की तरह बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सेवाओं का घोर अभाव है। नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे संकरी गलियां लगातार काद और गंदे पानी से भरी रहती हैं। सड़कों का नामो निशान नहीं है। बिजली की आपूर्ति बेहद अनिश्चित है। पीने के पानी की भारी कमी है, जिससे महिलाएं 7 से 8 दिन में एक बार आने वाले टैंकर से पानी बाल्टियों में ढोने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों ने बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति, अनियमित जल वितरण, रास्तों पर कचरे के ढेर की समस्या और साफ सफाई की पूरी तरह से कमी को लेकर अपनी समस्याएं बताईं। बड़ी संख्या में निवासियों ने रोजाना 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती की शिकायत की और दिल्ली सरकार के फ्री बिजली देने के दावों के विपरीत भारी भरकम बिजली के बिल दिखाए। एलजी सक्सेना ने आगे कहा कि INFC विभाग के अधिकारियों से इन गंभीर मुद्दों को तत्काल हल करने के सुझाव दिए। यह बेहद जरूरी है कि हम इन निवासियों को कम से कम मौलिक सुविधाएं तो मुहैया कराएं। लोगों को आश्वासन दिया है कि सफाई अभियान कल से शुरू होगा और मैं स्वयं इन प्रयासों की प्रगति की निगरानी करूंगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए कम से कम मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्रियों से
आग्रह करता हूं कि वे इन क्षेत्रों का दौरा करें और खुद इन नारकीय परिस्थितियों को देखें। उन्हें इस दयनीय स्थिति को सुधारने के तुरंत कदम उठाने चाहिए। आइए एक साथ आएं और दिल्ली को फिर से महान बनाएं। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ एक बार फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए बीती रात 416 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे अधिक गिरफ्तारियां बांग्लादेश की सीमा से सटे धुबरी जिले में की गई हैं। असम पुलिस के अनुसार धुबरी जिले के अलग अलग इलाकों से बाल विवाह कराने के आरोप में रविवार तड़के तक 68 लोगों को पकड़ा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के बारे में एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि पुलिस ने 335 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि असम बाल विवाह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। 21 से 22 दिसंबर की रात को शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 गिरफ्तारियां की गईं और 335 मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे। असम सरकार की बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मुसलमानों के खिलाफ अन्याय बताया है। AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए मीडिया से कहा कि पुलिस ने मेरे विधानसभा क्षेत्र मनकाचर से कल रात 38 लोगों को पकड़ा है। ये मुसलमानों के खिलाफ सरासर अन्याय है। इस साल राज्य ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 2024 बनाया है। इस साल राज्य सरकार ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 2024 बनाया। लिहाजा इस कानून के बनने के बाद जो लोग बाल विवाह कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री 5 से 6 साल पुराने मामलों में लोगों को पकड़ रहे हैं, उन पर बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं। यह पूरी तरह से गैर कानूनी कार्रवाई है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा का दावा है कि 2026 से पहले राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। अमेरिका का एक लड़ाकू विमान लाल सागर के ऊपर दुर्घटना का शिकार हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक लड़ाकू विमान अपनी ही गोली का शिकार हो गया, जिसे कि फ्रेंडली फायर कहा जाता है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमान FA-18 हॉर्नेट में सवार 2 क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। बता दें कि हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले करने के बाद यह घटना हुई। इन हमलों के जरिए अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से कमांड सुविधाएं दी जाती हैं और मिसाइलें रखी हैं। इसके अलावा अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन्स और एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। अमेरिका ने यह हमला इसराइल पर किए गए हूती विद्रोहियों के हमले के बाद किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।